लर्निंग मार्केट्स विद मनीष में हम अपने एनआईएसएम फाउंडेशन सीरीज का आज 5th चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है म्यूचुअल फंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड क्या होता है? सिंपल वे में ये समझिए कि अगर मेरे पास एक्सपर्टाइज नहीं है तो मैं एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जो मेरे बिहाफ में मेरे फंड्स को मैनेज कर सके उसको मैं पैसे देता हूँ। वो पैसे से वो शेयर बाजार में पैसे लगाता है और मेरे बदले वो शेयर्स खरीदता है और उसको एक यूनिट का फॉर्म बनाता है और यूनिट का फॉर्म बना के मुझे यूनिट अलोकेट कर देता है और वो यूनिट्स का वैल्यू जैसे शेयर की प्राइस अप्रिशिएट होगी तो वो अप्रिशिएट होगा और अगर शेयर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो डिप्रिशिएट होगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। अच्छा, नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं है, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट थिंग जिसके थ्रू उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए फॉर्मल स्टडी स्टार्ट करते हैं। देखिए, अंडरलाइंग म्यूचुअल फंड आया क्यों? पहला बात तो देखिए, इन्वेस्टर्स या तो इक्विटी शेयर खरीद सकते हैं, डिवेंचर्स खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं अपने सेविंग्स के साथ और उसमें अपने आप को एसेट का ओनर बता सकते हैं वो, और ये सारी चीजें वो डायरेक्टली अपने नाम पे रखते हैं। हाउएवर, ये सारा डिसीजन लेने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। आपको सिलेक्शन खुद से करना होगा, प्राइस आपको खुद से देखना होगा, टाइमिंग सही होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने कोरोना के जस्ट पहले एक प्रॉपर्टी खरीदा, कोरोना में उस प्रॉपर्टी का दाम ही गिर गया। आपने कुछ दिन पहले एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी जिसको आपने सोचा था कि ऑफिस में रेंट पे लगाएंगे, पता चला आप तो वर्क फ्रॉम होम पे सब लोग शिफ्ट हो गए तो आधे ऑफिस ऐसे ही खाली हो गए, तो कोई फायदा नहीं। अब आप वेटेज कितना लगाए? आपके पास 10 लाख रुपए है तो पता चला 10 लाख का आप एक प्रॉपर्टी खरीद लिया और जिसकी लिक्विडिटी नहीं है, तो आप उसका करेंगे क्या? अगर मान लीजिए कल बेचना, बेच भी नहीं पाएंगे, तो एसेट किस हिसाब से लोकेट करें कि आपको कितने फंड की कब जरूरत पड़ सके। प्लस करेक्ट प्राइस का इवेल्युएशन करना है, उसमें से एग्जिट का मौका सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है। अब मान लीजिए आपको कल पैसे चाहिए, आप एफडी तोड़वा सकते हैं एक दिन में, म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं 2-3 दिन में पैसे आ जाएंगे। बट मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है तो क्या वो एक दिन में बिक जाएगा? नहीं बिकेगा, राइट? तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी का भी एक एडवांटेज देखना पड़ता है। और ऑपरेशंस उसमें आपको करना क्या पड़ता है? देखिए, अब मान लीजिए आपको अगर अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे लगानी है तो उसमें आपको नोटरी करानी होगी, आपको रेंट वाले जो आएंगे उनको पूरा समझना पड़ेगा, उनको जो फैसिलिटीज चाहिए वो देना पड़ेगा। कहीं कहीं तो कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट्स भी होते हैं कि आप ये करा के फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस दीजिए, उसके बाद हम आपको रेंट देंगे। वो सब भी कंसेप्ट है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए, इतनी सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आप कोई एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो ज्वेलरी लेना है तो आप ज्वेलरी आप फिजिकल फॉर्म में लेंगे या फिर आप ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेंगे या फिर गोल्ड कॉइन्स में लेंगे या फिर गवर्नमेंट का जो गोल्ड बॉन्ड्स आता है वो आप लेंगे। सारा डिसीजन आपको लेना है, राइट? तो वो ये सारा डिसीजन क्या होता है? ट्रिकी डिसीजन होता है। गोल्ड कॉइन आपने ले तो लिया, कल बेचने जाएंगे, हो सकता है कल बाजार गिरा हुआ हो गोल्ड का। तो बहुत सारे डिसीजंस होते हैं लेने के लिए। अब क्या होता है, सारे इन्वेस्टर्स के पास ना इतना टाइम नहीं होता है कि वो ये सब चीजें डिसाइड करें। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कोई ऐसा सिंप्लीफाइड चीज हो जिसमें मेरे को कुछ मेहनत ना करना होगा पड़े, मैं सिर्फ पैसे दूं और मेरे बदले ये इन्वेस्टमेंट का काम कोई और कर दे। तो अब क्या होता है कि investors in securities market who like to invest securities and other assets without having been engaged in so many different activities and selection of stock and other activities, they prefer to give that money to a particular mutual fund जो कि उनके फंड्स को मैनेज करे। इन सिंपलर वर्ड्स, मेरे पास पैसे हैं, मैंने म्यूचुअल फंड को दिया, उसने मेरे पैसे के बदले मुझे यूनिट्स दे दिए, यूनिट्स मुझे मिल गए। उन पैसे से उसने जो शेयर्स खरीदे हैं वो शेयर्स के वैल्यू बढ़ेंगे तो मेरा म्यूचुअल फंड का प्राइस बढ़ेगा, वो शेयर्स का वैल्यू अगर कम होगा तो मेरे म्यूचुअल फंड का प्राइस गिरेगा। ठीक है, अब चलते हैं बेसिक फीचर पे। देखिए, सिंपल वर्ड्स में, मैं एक इन्वेस्टर हूं, ऐसे मेरे जैसे लाखों इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में। हम लोग सब अपने पैसे देते हैं एक पर्टिकुलर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। मान लीजिए रिलायंस म्यूचुअल फंड हो गया या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया या आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हो गया, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड हो गया, पराग पारेख हो गया। ये सब म्यूचुअल फंड्स हैं। अब इनको पैसे देने वाले काफी लोग हैं। ये सब पैसे ये लोग लेते हैं और ये पैसे ये जो इनको मिलते हैं, ये पैसे से ये शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स या दूसरी फंड स्कीम्स वो सब खरीदते हैं। अब जो ये प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं उसको बोलते हैं फंड्स, स्कीम्स, प्लान्स।
आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, देखिए दो तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या तो आप जो फंड हाउस है, मतलब आप जाइए HDFC AMC के वेबसाइट पे जाइए डायरेक्ट फंड खरीद लीजिए, या आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू खरीद सकते हैं। पूरा मैकेनिज्म हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो इन्वेस्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, वो बेसिकली यूनिट होल्डर्स होते हैं, वो डायरेक्टली कोई सिक्योरिटी होल्ड नहीं करते हैं, हाउएवर वो फंड का यूनिट होल्ड करते हैं। तो जो जो वो यूनिट्स है उसमें जो शेयर्स एम्बेडेड हैं, उसमें जो शेयर्स उस म्यूचुअल फंड ने खरीद के रखे हैं, वो सबके प्राइस का इंक्रीज डिक्रीज उसके म्यूचुअल फंड के जो वैल्यू है उस पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये चीज हो गई। अब म्यूचुअल फंड के फीचर्स क्या हैं? एसेट एलोकेशन। देखिए म्यूचुअल फंड्स एसेट अपना अलग अलग चीजों में एलोकेट करते हैं। अब इससे एडवांटेज क्या मिलता है कि एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाता है, प्लस आपका जैसा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपको है कि मेरे को अपना खाली कैपिटल ग्रो करना है, तो ठीक है, आपने 10,000 रुपये लगाया, ऑन एन एवरेज अगर 10% भी रिटर्न आता है तो अगले साल वही 11 रहेगा। आपका धीरे धीरे कैपिटल ग्रो हो गया। कितने लोग का रहता है कि नहीं मुझे 25 साल बाद ये फंड चाहिए, तो उसने 25 साल के हिसाब से अपने फंड्स लगाना स्टार्ट कर दिया, वो 25 साल की SIP में चला जाता है, या अपना 25 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रख के अपना करता है कि 25 साल बाद मुझे बेटे बेटी की शादी करनी है, या स्टडीज में लगेगा, या मुझे 5 साल बाद घर खरीदना है, तो उस तरीके से 2 साल बाद मुझे कार लेनी है, तो उस तरीके से। इसमें कॉस्ट और फीस थोड़ा बहुत मिनिमम कॉस्ट एक लगता है, जो कि ऑलमोस्ट 1% या उससे भी कम रहता है। अगर बहुत वर्स्ट केस हुआ तो 2-2.5% रहता है, उससे ज़्यादा कॉस्टिंग इसकी होती नहीं है। तो उतना आपका फंड मैनेज करने का वो लोग कॉस्टिंग लेते हैं, और उसके बाद आपको 10-12% जो रिटर्न आता है वो देते हैं, तो वो भी कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। प्लस इसमें जो ऑपरेशनल डिटेल्स होते हैं ना, किस फंड में किस शेयर में उसने पैसे लगाया, टाइम टू टाइम वो अपडेट देते हैं कि अगर उन्होंने एक शेयर से पैसे हटा के दूसरे शेयर में लगा दिए हैं, तो वो अपडेट्स वो इन्वेस्टर्स को देते हैं कि भाई हमने ये शेयर के बदले अब ये शेयर लेना चालू कर दिया है, तो उसका भी एक बेनिफिट मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कंसेप्ट समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड तो क्या है, अभी तक क्लियर हो गया होगा। म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। इक्विटी स्कीम्स होते हैं, डेट स्कीम्स होते हैं, हाइब्रिड स्कीम्स होते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड और अदर्स। इक्विटी स्कीम्स कैसे हो गए, जिसमें पैसे सिर्फ इक्विटी में लग रहा है, मतलब कि कंपनी के शेयर्स वगैरह में लग रहा है, ये हो गया इक्विटी स्कीम। डेट स्कीम क्या होगा, सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लग रहे हैं, मतलब कि गवर्नमेंट के बॉन्ड हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, ये सब में लग रहे हैं, या किसी कंपनी का डेट इंस्ट्रूमेंट आया है उसमें पैसे लग रहे हैं। हाइब्रिड क्या हो गया, हाइब्रिड इक्विटी डेट दोनों में लगाता है, या किसी और कैटेगरी में भी लगा सकता है। सोल्यूशन ओरिएंटेड में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे किसी को रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो वो 25 साल के होराइजन में लगा रहा है, उस तरीके से हो सकता है। टैक्स प्लानिंग है, कितने लोगों को टैक्स सेविंग्स चाहिए, तो वो ELSS बोल के जो स्कीम है, इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम, उसमें लोग करते हैं। मैक्सिमम आज के डेट में सैलरी क्लास ELSS ही करता है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए किसी को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो गोल्ड फंड्स खरीदता है। ये हो गया सब सॉल्यूशन रिलेटेड। अदर्स में क्या आया, अदर्स में देखिए जैसे इंडेक्स फंड, फंड ऑफ फंड्स, सेक्टोरल एंड थीमेटिक। देखिए इंडेक्स फंड क्या हो गया, मान लीजिए मुझे ये देखना है कि मुझे कहाँ पैसे लगाना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है और मुझे कोई बेंचमार्क नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम करिए, आप निफ्टी का तो बेंचमार्क आपको मिलेगा 95 से, जब से वो लॉन्च हुआ है तब से आज तक का पूरा डिटेल है उसका बाजार में अवेलेबल, आप उसका उस दिन से लेकर आज तक का रिटर्न देख लीजिए। आपको इंडेक्स का बेंचमार्क मिल गया, आप इंडेक्स फंड में पैसे लगा लीजिए। तो निफ्टी इंडेक्स फंड में भी काफी लोग पैसे लगाते हैं। अब फंड ऑफ फंड्स क्या हो गए, मान लीजिए मुझे इन्वेस्ट करना है गोल्ड में, तो मैंने क्या किया, मैंने गोल्ड फंड ले लिया। गोल्ड फंड क्या करता है, गोल्ड के जो ETF वगैरह चल रहे हैं या गोल्ड के जो कलेक्टिव स्कीम्स चल रहे हैं उसमें वो पैसे लगा देते हैं। फिर सेक्टोरल या थीमेटिक। अब सेक्टोरल कैसे होगा, जैसे मान लीजिए मुझे पता है इंडिया में बैंक्स ग्रो करने वाले हैं, या फिर अभी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे फोकस देने वाला है, तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज बूम पे जाएंगे, तो वो क्या करते हैं कि ठीक है चलो मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कोई फंड पे IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए लगा देता हूँ मैं पैसे, तो क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करेगा, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज मेरे सेक्टर कवर हो गया। मान लीजिए मैंने ले लिया कि टाटा का मैंने बैंकिंग फंड ले लिया, तो टाटा बैंकिंग फंड में क्या है, वो टाटा बैंकिंग फंड टाटा बैंकिंग में पैसे, मतलब बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में पैसे लगाता है, तो उससे जो रिटर्न आएगा बैंक्स और NBFCs का शेयर एप्रिसिएशन का, वो मुझे उस फंड से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके सेक्टोरल फंड्स होते हैं। अब
एसेट मैनेजमेंट कंपनी, देखिए ये जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं ये बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसी बैंक एएमसी, आदित्य बिरला एएमसी, पराग पारेख एएमसी, रिलायंस निप्पॉन एएमसी, फिर उसके बाद आपका टाटा टाटा का भी है, श्रीराम का भी है, काफी सारे लोगों का म्यूचुअल फंड है। इंडिया में काफी फंड्स रजिस्टर्ड हैं और पब्लिक के लिए तो फंड 27-28 म्यूचुअल फंड्स देते हैं। मोतीलाल का भी है, एडलवाइस का भी है, तो सबके फंड्स हैं। तो ये सारे एएमसीज हैं। अच्छा, ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का एग्जांपल दिया, बट ये अब बंद हो चुका, मतलब बंद तो नहीं हुआ, इसने काफी सारे स्कीम्स अपने बंद कर दिए हैं। अच्छा, पूलिंग एंड प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, देखिए पहला तो क्या है, जैसे मैं बताया कि काफी लोग हैं जिनको इन्वेस्ट करना है, राइट? तो वो लोग एक पर्टिकुलर स्कीम में या एक पर्टिकुलर फंड में पैसे लगाते हैं, वो सबका पैसा लेके इन्वेस्ट किया जाता है और वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को यूनिट्स में डिवाइड करके उनको यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है? अब डे टू डे बेसिस पे शेयर्स के दाम या तो बढ़ेंगे या कम होंगे, राइट? तो मान लीजिए आज वो सब शेयर्स के दाम कलेक्टिवली 1% के आसपास बढ़ गए हैं, तो क्या होगा, मान लीजिए 10,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट थी, तो आज 1% इंक्रीज हुआ, मतलब 10,100 हो गया है। तो आपका मार्क टू मार्क एडजस्टमेंट वहां पे 100 रुपए का देना पड़ेगा। तो 1% जो अप्रिसिएशन हुआ है, तो वो 100 रुपया आपके मार्क टू मार्क एडजस्टमेंट में वो ऐड होगा आपके म्यूचुअल फंड के टोटल एनएवी वैल्यूएशन में। एनएवी वैल्यूएशन में आपका वो 100 रुपया ऐड हो गया, तो आज 10,000 जो था वो 10,100 हो गया है और नंबर ऑफ यूनिट्स रह गए सेम। तो नंबर ऑफ यूनिट सेम रह गए आपके, तो उसमें आपको रिटर्न भी 1% आपके फंड में दिखेगा। इसमें से थोड़ा चार्जेस लेस करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज, बेसिकली एक्सपेंस रेशियोज लेस करते हैं अपना, और कोई अगर रिडेम्पशन करता है तो एग्जिट लोड अपना रिड्यूस करते हैं। जनरली एक्सपेंस रेशियो ही लेस करते हैं वो लोग। तो 10,100 आपका हो गया, मान लीजिए 1% एक्सपेंस रेशियो है, तो वो 100, मान लीजिए 10,100 का 1% एक्सपेंस रेशियो है, तो वो पूरे साल भर का रहेगा। तो पूरे साल के एंड में जो टोटल रहेगा उसमें जो एप्रिसिएशन अमाउंट रहेगा उसमें से 1% वो अपना निकाल लेगा एक्सपेंस रेशियो। अब नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू क्या हो गया, जैसे मैंने ये बताया 10,100 जो ये अमाउंट हमने डिस्कस किया, ये 10,100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो गया, पर यूनिट का वैल्यू, वो हो गया एनएवी, नेट एसेट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। ये कैलकुलेशंस हैं, आप देख लीजिएगा, बट मैंने जो सिंपल वे में समझाया कि मान लीजिए 100 यूनिट है और 10,000 रुपया था पहले, अब 10,100 हो गया, डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, वो आपका पर यूनिट वैल्यू आ गया। अब प्राइसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, देखिए सिंपल वे में ये समझिए कि ये जो एग्जांपल दिए हैं ना, ये प्रैक्टिकल सेंस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल सेंस में ये एग्जिस्ट करता है। न्यू इन्वेस्टर्स बाई 1000 यूनिट्स एंड पेज एनएवी ऑफ 12.4 पर यूनिट। बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आपने आज ऑर्डर लगाया कि मुझे ये खरीदना है, मुझे आज आपके म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो आज जो एनएवी की वैल्यू रहेगी ना, उसी वैल्यू पे जनरली आपके जितने म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं आपके पैसे पे उतने ही यूनिट्स आज के वैल्यूएशन के हिसाब से आपको अलोकेट करते हैं। ये सब जो लिख रहा है ना, ये सब एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में सिर्फ यही होता है कि आज जो एनएवी है वही एनएवी पे आपको यूनिट्स मिलेंगे। अब फंड रनिंग एक्सपेंसेस, मैंने जैसे बताया कि उनके एक्सपेंस रेशियोज होते हैं, तो वो जैसे टोटल एक्सपेंस रेशियो या नाम भी लिखा है, तो एक्सपेंस रेशियो ना वो हर फंड में पहले ही बताया रहता है कि मेरा एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए 1% है, या किसी ने बताया मेरा 2% है। तो पूरे साल में मान लीजिए उस इन्वेस्टमेंट का जो मतलब एसेट वैल्यू है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, टोटल मान लीजिए आपका है, आपका AUM जिसको बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो मान लीजिए 1,000 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो वो क्या करते हैं, नेट एसेट वैल्यू में से 1% वो रिड्यूस कर लेते हैं और बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वही आपको एलोकेट करते हैं। तो मान लीजिए 1,000 का है, 1,000 करोड़ का है, तो 10 करोड़ हो गए उसके, 10 करोड़ हो गए उसके एक्सपेंस रेशियोज, तो वो 10 करोड़ रुपए अपना उस वैल्यू में से टोटल में से निकाल लेगा अपने एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से, और बाकी जो बच गया आपका 990 करोड़, उस वैल्यू पे आपके यूनिट्स का साइज डिटरमाइन करेगा, यूनिट का एनएवी डिटरमाइन करेगा। ये रोलिंग बेसिस में कैलकुलेशन चलती रहती है डेली बेसिस पे। अब ये लोड्स देखिए, दो तरह के लोड होते हैं, एक तो एंट्री लोड, एक तो एग्जिट लोड। एंट्री लोड जनरली
आज के डेट में नहीं देखा जाता, मैक्सिमम जगह एग्जिट लोड ही देखा जाता है। एग्जिट लोड में क्या लॉजिक चलता है, मान लीजिए लिक्विड फंड है, वो उसने बोला इफ रिडीम्ड विद इन 7 days तो इतना परसेंट वो एग्जिट लोड काट लेगा। जो ईएलएसएस वगैरह होते हैं वो तो 3 साल तक लॉक्ड रहते हैं, बट बाकी जो फंड्स होते हैं, मान लीजिए मैक्सिमम इक्विटी फंड्स वगैरह में क्या है, इफ रिडीम्ड विद इन 1 year तो 1% काट लेंगे, इफ मोर देन 1 year देन वो कुछ नहीं काटेंगे। तो उस तरीके से ये काम करता है। तो एग्जिट लोड कब लगेगा, जब आपने उस टाइम फ्रेम के पहले विड्रॉ कर लिया है। अगर टाइम का कुछ लॉक इन था, उसके पहले अगर आपने विड्रॉ कर लिया है तो आपको चार्ज लगता है। और जो जो ईएलएसएस वगैरह होते हैं, जो टैक्स लिंक्ड वगैरह होते हैं, उसमें तो कंप्लीट लॉक इन होता है, वो उसमें आप निकाल भी नहीं पाते हैं। तो इसमें ये क्लियर रखिएगा, एग्जिट लोड कब लगता है, जब स्कीम में क्लियरली लिखा है 1 साल के पहले आपने निकाला 1% लग जाएगा। तो मतलब आपने 10,000 रुपए का रिडेम्पशन मारा तो 1% आपका कट जाएगा, 9,200 रुपए आपको मिल जाएगा। पास थ्रू एंटिटी, देखिए सबसे बड़ा चीज तो ये है कि मान लीजिए जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, 10,000 आपने इन्वेस्ट किया था, आज उसकी वैल्यू 12,000 हो गई 1 साल में, तो वो पहला बात तो कि जो 12,000 रुपए वैल्यू हो गया है वो तो इसमें भी दिखेगा, म्यूचुअल फंड में भी, और आपके बुक्स में भी दिखेगा। आप अगर उसको रिडीम करते हैं तो 2,000 रुपए पे टैक्स आपको भी लगता है, और अगर आप देखना चाहें तो हो सकता है कि कोई टैक्स उस पर भी कैलकुलेट कर ले, तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड्स को पास थ्रू एंटिटी का स्टेटस मिला होगा। मतलब क्या होता है, उन पे ये जो 2,000 रुपए है ना, जो 10,000 से 12,000 एप्रिसिएशन हो गया, उसका टैक्स उनको नहीं देना है, वो आप ही को देना होगा। मतलब आप एज ए इन्वेस्टर, आप ही को वो 2,000 रुपए पे अगर टैक्सेबल लायबिलिटी आती है आपकी, तो आपको देना होगा। म्यूचुअल फंड्स को नहीं करना होगा, वो पास थ्रू करते हैं। तो जो भी प्रॉफिट है वो पास थ्रू करते हैं। उनको क्या चीज का टैक्स देना पड़ता है, जो उन्होंने एक्सपेंस रेशियो आपसे कलेक्ट किया वो उनके प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, उस बेसिस पे कैलकुलेशन होता है, उसमें अगर कुछ टैक्स राइज होता है तो वो पे करते हैं। अब ओपन एंडेड फंड्स, ओपन एंडेड फंड्स क्या है, सिंपल है, जो फंड्स आप डेली खरीद और बेच सकते हैं। आपको मन किया, आपने खरीदा, कल आपको बेचना है तो आप बेच सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड क्या है, उनका एक पर्टिकुलर डिटरमाइंड पीरियड रहता है कि इतने दिन तक ये आप इसको बेच नहीं सकते हैं, तो वो हो गए क्लोज एंडेड फंड्स। इंटरवल फंड्स क्या हो गए कि उसमें कैसा है कि आपने आज लॉन्च किया, फिर कुछ दिन बाद फिर आप लॉन्च करेंगे, और उसी के बाद उसी तरह उसके रिडेम्पशन प्रोसेस होता है, कुछ दिन इतना दिन के बाद रिडीम होगा, कुछ यूनिट इतना दिन के बाद रिडीम होगा। ये हो गया इंटरवल फंड्स। अब रिलेटिव परफॉर्मेंस, देखिए रिलेटिव परफॉर्मेंस क्या हो गया, पहला चीज तो ये है कि म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट तो कहाँ कर रहे हैं, या तो डेट इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं या आप शेयर्स में कर रहे हैं। जब आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो उस चीज की वैल्यू कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। अगर वो वैल्यू बढ़ती है तो आपका भी वैल्यू बढ़ेगा, आपके एनएवी का। वही हो गया रिलेटिव परफॉर्मेंस, वो रिलेटेड है टू द अंडरलाइंग जिसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर इक्विटी में हुआ है तो इक्विटी, अगर डेट में हुआ है तो डेट, उसके ऊपर रिलेटेड है डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए, अगर आपने एक शेयर लिया, मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर लिया है, कल वो 2,000 रुपए का आपने खरीदा था, आज 1,800 हो गया, तो क्या होता है कि आपका वैल्यू डेप्रिसिएशन 200 रुपया हो गया पर शेयर। बट इसमें क्या होता है, चूंकि ये तो मल्टीपल शेयर्स में लगाते हैं, इसका भी हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि मल्टीपल में इनको क्यों लगाना पड़ता है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट ये मल्टीपल में लगाते हैं, तो क्या हुआ, मान लीजिए रिलायंस का वैल्यू अगर गिर भी गया है 10%, उसके जगह पे आईटीसी है जिसका वैल्यू 20% बढ़ा हुआ होगा, तो ये नेट ऑफ होके एट द एंड ओवरऑल प्लस माइनस सब लेके कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिटर्न ही आ जाता है। मैक्सिमम टाइम हमने यही देखा है कि पॉजिटिव रिटर्न ही आया है। क्यों, क्योंकि एक मान लीजिए खराब कर रहा है, दूसरा तो अच्छा करेगा। प्लस ये लोग क्या होते हैं ना, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, इनको पता है ना ये खराब करने वाला, तो जल्दी इससे निकल भी जाते हैं। ये क्या करते हैं, फिर कहीं ऐसे जगह पैसे लगाते हैं जहां पे उनको मालूम है रिटर्न आ सकता है। अच्छा, ग्रोथ एंड डिविडेंड ऑप्शन, देखिए दो तरह, हर म्यूचुअल फंड में दो स्कीम होती है, एक ग्रोथ एक डिविडेंड। डिविडेंड का क्या हुआ कि जब उसको डिविडेंड पे आउट, जो उसकी प्रॉफिट होती है वो आपको पे आउट कर देंगे, तो आपके बैंक में वो पैसे चले आएंगे। और डिविडेंड क्या हो गया, सॉरी डिविडेंड मैंने ये बताया। ग्रोथ क्या हुआ, वो जो वैल्यू एप्रिसिएशन हुआ उसको वो री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जो भी एप्रिसिएशन हो रही है आपके म्यूचुअल फंड स्कीम की, उसको वो दोबारा री इन्वेस्ट मार देंगे, तो आपके पास वो दोबारा पैसे चले आएंगे, तो उतने की यूनिट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। वो हो गया ग्रोथ ऑप्शन। और डिविडेंड में आपको डायरेक्ट बैंक में मिल जाता है, इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं आपके, तो ये चीज हो गया। यूनिट बढ़ जाते हैं या बेसिकली एनएवी बढ़ जाता है, दोनों में एट द एंड इट्स द सेम थिंग।
वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड, देखिए कोई भी चीज ना मार्केट में बिकता तभी है जब वो दिखता है, राइट। तो दिखता कैसे है, एक तो आपको एमफी का ऐड आता होगा टीवी चैनल्स पे, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। दूसरे होते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि सर देखिए मेरे ये फंड हम लोग लेके आए हैं, इस फंड का हिस्टोरिकली ये रिटर्न्स आया है, आगे भी अगर आप लगाएंगे तो इस तरह के रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे थोड़ा कम भी हुआ तो एटलीस्ट इतना तो होगा, विच इज फार बेटर देन योर एफडी और एनी अदर रिटर्न। और ये जो ये प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, इनको एक कमीशन मिलता है फ्रॉम द एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसीज, जिसको ट्रेल कमीशन भी बोलते हैं। तो मैंने बताया था ना, दो तरीके से आप खरीद सकते हैं, एक तो या तो वेबसाइट से आप डायरेक्टली खरीद लीजिए, या फिर एक आप ये मॉड्यूल में खरीद लीजिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के थ्रू। तो दो तरीके से होते हैं। डायरेक्ट क्या होता है कि इतनी सारी स्कीम्स हैं, आप में वो टेक्निकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप डिसाइड कर सकें कि आपको कौन सा फंड खरीदना चाहिए। और फाइनेंशियल एडवाइजर्स क्या है, वो एटलीस्ट आपको स्कीम समझाते हैं, जब स्कीम्स आपको अगर समझ में आए, आपको जम रहा है वो तो आप ले लीजिए, नहीं समझ में आया तो ठीक है नहीं लेंगे। और वेबसाइट पे जाएंगे ना तो 1000 स्कीम है, आप देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप एचडीएफसी के पास जाएंगे, एचडीएफसी का 400 स्कीम है, वो आपको बोले आप चूज कर लीजिए, आप कैसे चूज करेंगे। बट कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, वो आपके पास आया है, सर एचडीएफसी का बैलेंस आर्बिट्राज फंड ले लीजिए, आपने पूछा क्या बेनिफिट है, उसने आपको बेनिफिट्स बताया, आपको सही लग रहा है तो आप ले लीजिए। उसके बदले क्या होता है, उसकी एक्सपेंस रेशियो थोड़ी सी ज्यादा होती है उन फंड्स की। दो तरह के फंड्स होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट मतलब जो आप डायरेक्ट खरीद रहे हैं खुद से, रेगुलर मतलब जो आप एडवाइजर्स के थ्रू खरीद रहे हैं। तो एडवाइजर्स का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होता है। हाउएवर एडवाइजर्स जब एडवाइस करते हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही करते हैं, और उनका रिलेशन भी, पर्सनल टच भी होता है लोगों के साथ, जिसमें क्या होता है आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि एटलीस्ट वो अगर आप उनसे दोबारा अगर कोई चीज के ऊपर पूछेंगे ना कि यार ये फंड का परफॉर्मेंस तो ठीक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है वो आपको सही सजेस्ट कर दे कि हाँ सर ये गलती हो गई है, हम लोग दूसरे फंड में लगा लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं पैसे। बट अगर आपने खुद से लिया है, डायरेक्ट लिया है, तो वही वाला डिसीजन हो गया कि रिस्क रिवॉर्ड सब आपका है, तो आप किसी से पूछ भी नहीं सकते, आप फिर खुद से कैलकुलेट करिए कि आपकी डिसीजन सही थी कि या नहीं थी। तो ये हो गया वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के थ्रू आज भी 80% फंड इंडिया में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के थ्रू बिकते हैं। क्यों बिकते हैं? क्योंकि पर्सनल टच मैटर करता है, पैसे को लेके लोग किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, ये हो गया इसके कंस्टिट्यूएंट की वर्किंग में क्या क्या लगता है। कस्टोडियन, जैसे चूंकि ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं एएमसी, ये कस्टोडियन के थ्रू शेयर्स बाई और सेल करते हैं। आरटी एजेंट्स क्या होते हैं, यूनिट्स जो आपने किया वो आपके नाम पे रजिस्टर करते हैं, या तो फोलियो में करेंगे या डीमैट में करेंगे, दो मॉड्यूल में ही कर सकते हैं वो। बैंक्स जो पैसे लेने और देने का काम करते हैं, वो बैंक्स हो गया, आपको अगर खरीदना है तो आप पैसे दोगे, आप रिडीम करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, वो चैनल बैंक के थ्रू हो गया। ऑडिटर्स, ऑडिट देखिए हर चीज में होता है, हर कंपनी की ऑडिट होती है, स्कीम्स का वो ऑडिट करेंगे, अपना रिव्यू देंगे कि भाई इसके पैसे सही तरीके से यूज हुए कि नहीं, एक्सपेंस रेशियो इसने जो लिया है कि सही लिया है कि नहीं, कमीशन जो दी गई है सही तरीके से दी गई है कि नहीं, ये सब वो कैलकुलेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो लोग एंड स्कीम बेचते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। और ब्रोकर्स तो देखिए ऐसा है कि ब्रोकर्स तो हर चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी हैं, वो कस्टोडियन मोड में भी हैं, और वो बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो ब्रोकर्स तो हर जगह है। अब रेगुलेशन देखिए, म्यूचुअल फंड को इंडिया में रेगुलेट करता है एमफी बोल के एक ट्रस्ट है। देखिए पहले तो सिक्योरिटी सेबी करता है, उसके बाद एमफी बोल के है, वो इसको रेगुलेट करता है, और सब कुछ सेबी के अंडर आता है। म्यूचुअल फंड को एक ट्रस्ट के फॉर्म में बनाया जाता है, और इनके रेगुलेशंस में ये चीज क्लियर होता है कि अगर इक्विटी फंड है तो किसी एक शेयर में, किसी वन सिक्योरिटी में वो 10% ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते हैं, और किसी भी आपके डेट इंस्ट्रूमेंट में वो 30% ज्यादा किसी एक कैटेगरी ऑफ फंड में नहीं लगा सकते हैं। ये हो गया क्लियर डिवीजन। तो हमने जो ऊपर बोला था कि वो सारे पैसे रिलायंस में तो नहीं लगा देता है, वो कहीं और भी लगाएगा, तो वो इसीलिए था क्योंकि 10% ज्यादा एक पर्टिकुलर शेयर में या सिक्योरिटी में लगाना अलाउड ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज स्टैंडर्ड, देखिए पहला चीज तो ये है, एनएवी के डिटेल्स आपको डेली डिस्क्लोज करने होंगे। आप किसी भी वेबसाइट पे अपना जो आपका म्यूचुअल फंड होगा उसका नाम गूगल कर दीजिए,
आपको उसका एनएवी, आप एंड में एनएवी लिख दीजिए, आपको एनएवी का वैल्यू मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है डेली बेसिस से। तो मनी कंट्रोल पे आपको एनएवी मिल जाती है, आपका जो फंड आपने जहां से खरीदा हुआ वहां मिल जाएगी, वेबसाइट पे मिल जाएगी, हर जगह डिटेल मिल जाते हैं। जिस दिन आपने यूनिट खरीदा उसके 5 दिन के अंदर आपका यूनिट एलोकेट हो जाना चाहिए, आपको पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मिलना चाहिए। आपने जब रिडेम्पशन मारा तो जैसे लिक्विड फंड्स वगैरह तो क्या है, वो कुछ स्कीम्स तो ऐसे हैं कि आधे घंटे में पैसे आपके बैंक में चले जाते हैं, कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जिसमें एक दिन के अंदर पैसे आपके पास चले आते हैं, और कुछ स्कीम्स ऐसे हैं जिसमें 3-4 दिन लगता है, बट वो काफी लिक्विड है, 10 दिन तो ये मैक्सिमम दिया हुआ है, उसके पहले ही आ जाते हैं। अच्छा, और एएमसी का कोड ऑफ कंडक्ट, यही एमफी मैंने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, ये कोड ऑफ कंडक्ट गवर्न करता है इसका, और एंड रेगुलेटर कौन है? सेबी है। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, अदर्स, ये हमने सब डिस्कस कर लिया है वहां पे ऊपर। अच्छा, इक्विटी में कैसे है? मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड मतलब क्या हो गए? ये लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप, हर तरह के स्टॉक्स में पैसे लगा सकते हैं। लार्ज कैप कौन से हो गए? टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज को बोलते हैं लार्ज कैप, 100 to 500 वाले को बोलते हैं मिड कैप, 500 के नीचे वाले को बोलते हैं स्मॉल कैप। तो ये मल्टी कैप वाले किसी में भी लगा सकते हैं, लार्ज कैप वाले सिर्फ लार्ज कैप में लगाएंगे, मतलब टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी में। अभी येस बैंक का शेयर भागना क्यों चालू हो गया था? क्योंकि वो लार्ज कैप के कैटेगराइजेशन में आने वाला था, इसलिए वो भागना चालू हो गया था। मिड कैप, देखिए मिड कैप का सीधा हिसाब है, वो 100 to 500 रेंज वाली कंपनी में लगाएगा। स्मॉल कैप जो लेस देन 500 रैंक की कंपनीज है ना, उसमें वो पैसे लगाएगा। डिविडेंड यील्ड, देखिए जो कंपनीज, कुछ गवर्नमेंट पीएसयूज हैं जो हाई डिविडेंड देती हैं, आईटीसी हो गया अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट पीएसयू जो हाई डिविडेंड देता है, तो कितने लोग क्या डिविडेंड यील्ड वाली स्कीम्स में पैसे लगाते हैं, तो वो डिविडेंड आपको हमेशा ज्यादा आते रहेगा। कुछ वैल्यू ओरिएंटेड, मतलब उसमें बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको लगता है कि इस तरह के पर्टिकुलर शेयर्स में ग्रोथ होगा, तो फोकस 30 इक्विटी, फोकस 10 इक्विटी, वो सब जो होते हैं वो बेसिकली वैल्यू ओरिएंटेड वाले हो गए। फोकस फंड भी यही सब हो गए। फोकस फंड्स में एक रूल है, मैक्सिमम 30 स्टॉक्स आपको रखने हैं, और आप किसी भी कैटेगरी का रख सकते हैं। सेक्टोरल थीमेटिक, सेक्टोरल हमने जैसे डिस्कस किया था कि आपको मन है कि बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा, तो आपने बैंकिंग फंड ले लिया। आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो सेक्टर ग्रो करेगा, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ले लिया। तो वैसे वैसे काफी सारे सेक्टर्स के फंड्स हैं मार्केट में। ईएलएसएस, देखिए आज के डेट में जितने सर्विस ओरिएंटेड जॉब वाले लोग हैं, 90% लोग की टैक्स सेविंग होती है ईएलएसएस में। 90% लोग ईएलएसएस के थ्रू टैक्स सेविंग करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे कम, जितने टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है सबसे कम लॉक इन होता है आपके ईएलएसएस में। 3 साल की बस लॉक इन है, बस 3 साल की, तो उसका एक एडवांटेज मिलता है। और 3 साल बाद आप चाहें तो रिडीम कर सकते हैं, फिर वो पैसे को वापस टैक्स सेविंग में डालना, आप डाल लीजिए, तो आपके पैसे, नए पैसे भी नहीं लगे और आपका उस साल का भी टैक्स इन्वेस्टमेंट हो गया। तो मैक्सिमम जॉब वाले लोग यही काम कर रहे हैं आज के डेट में। डेट स्कीम्स, देखिए डेट स्कीम्स में कैसा है, एक ओवरनाइट फंड जिसमें वैसे ही बॉन्ड्स में वो पैसे लगाते हैं जो एक दिन में आपको ओवरनाइट में आपको पैसे मिलने वाले हैं। लिक्विड फंड जिसमें वो 91 डेज वाले स्कीम्स में पैसे लगाते हैं, और आप जितना दिन रखना चाहे रख सकते हैं, वो लोग 91 डेज वाले बॉन्ड्स में पैसे लगाते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन 3 मंथ्स to 6 मंथ्स, लो ड्यूरेशन 6 to 12, मनी मार्केट फंड्स मतलब अप टू 1 ईयर वाले, शॉर्ट ड्यूरेशन 1 to 3 years, मीडियम ड्यूरेशन 3 to 4, इसी तरह से ड्यूरेशन वाइज है। डायनामिक वाले कहीं भी लगा सकते हैं, किसी में भी, मतलब वो क्या करते हैं, मिक्स मैच कर लेते हैं कि कुछ पैसे हम इसमें लगाते हैं, कुछ पैसे उसमें लगाते हैं, और वो उस हिसाब से करते हैं। आपको सबसे ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए तो लोग लिक्विड फंड में पैसे रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको 10 दिन बाद रिडीम करना है तो हम 10 दिन बाद रिडीम कर सकते हैं। और काफी लोग मनी मार्केट में पैसे रखते हैं, मान लीजिए आपको 6 महीने 1 साल, जैसे एफडी वगैरह का जो लॉजिक होता है, तो वो मनी मार्केट बेटर होता है। क्यों? क्योंकि आपको 1 साल तक आप एटलीस्ट आप रखेंगे तो आपको 5 एफडी से तो एटलीस्ट 1-2% ज्यादा ही इंटरेस्ट मिलता है। और ये सब भी है बैंकिंग पीएसयू फंड, मतलब बैंक्स ने जो बॉन्ड्स वगैरह इशू किए तो उनको ये खरीद लेते हैं, तो उसमें जो आपको आता है रिटर्न, वो यहाँ पे कैलकुलेट होता है। तो इस तरीके से हाइब्रिड स्कीम क्या हो गई, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट स्कीम्स है। मतलब क्या हुआ, कुछ वो पैसे कुछ तो लगाएंगे इक्विटी फंड में, कुछ लगाएंगे डेट फंड में। अब सबसे ज्यादा इसमें पॉपुलर क्या है, बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, जिसमें 60% से 40% का फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। तो मतलब वो क्या कर सकते हैं कि
एटलीस्ट 40% एक कैटेगरी में लगाना है, और आपको जब मन करे आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं। आपको लग रहा है इक्विटी मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप क्या करिएगा, 60% इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा डेट इंस्ट्रूमेंट में। तो क्या होगा, एटलीस्ट फिक्स रिटर्न आएगा, इक्विटी में खाली 40% एक्सपोजर रहेगा। आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप डेट से रिड्यूस करके आप इक्विटी में पैसे लगा देते हैं। तो क्या हुआ कि आपका इक्विटी का ग्रोथ आपको मिलते रहेगा। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर हाइब्रिड में बैलेंस हाइब्रिड फंड होता है। उसके बाद आर्बिट्राज फंड्स होते हैं। आर्बिट्राज फंड्स में लॉजिक 65-35 का होता है। 65% वो इक्विटी में रखते हैं, 35% वो डेट में रखते हैं। लेकिन 65% जो वो रखते हैं उसमें वो किसी भी कैटेगरी ऑफ इक्विटी में रख सकते हैं पैसे, ये उसका एडवांटेज है। अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड देखिए, रिटायरमेंट फंड और चिल्ड्रन फंड। देखिए रिटायरमेंट और चिल्ड्रन के लिए ना आज भी इंडिया में लोग LIC वगैरह ही प्रेफर करते हैं। हाउएवर आपके ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिसमें आप 4 साल 5 साल तक आप पैसे रख सकते हैं और वो अच्छा ही रिटर्न करके देते हैं। इंडेक्स फंड्स जैसे हमने डिस्कस किया कि वो इंडेक्स का ही एग्जैक्ट रेप्लिका होता है। मान लीजिए कि आपके निफ्टी में 50 स्टॉक हैं, तो ये क्या करेगा, आपसे जो पैसे लेगा वो सबके पैसे जोड़ के वो निफ्टी के 50 स्टॉक्स में ही पैसे लगाएगा। हाँ, 10% का स्लैब मेंटेन करना है। अब निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है कि निफ्टी में HDFC और रिलायंस 11% वेटेज रखते हैं, तो उनका ही अप टू 10 रखेंगे, बाकी पोर्शन वो दूसरों में एलोकेट कर देंगे। फंड ऑफ फंड्स, इसमें एक एडवांटेज है कि लोग कुछ ऐसे फंड्स ऑफ फंड्स भी हैं इंडिया में, जैसे पारिक इक्विटी फंड, मोतीलाल फॉरेन फोकस फंड। ये सब फंड्स ऐसे हैं जिसमें आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और आपको रिस्क कम रहेगा क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन रहेगा। क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, उसमें देखिए ये इंडिया में पॉपुलर ज़्यादा है नहीं, लेकिन हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स वगैरह आते हैं। उसमें क्या होता है, वो 10 साल के लिए लॉक इन रहता है, आपको हर साल कुछ रिटर्न आएगा और 10 साल के लिए वो लॉक इन रहेगा। फिक्स मैच्योरिटी प्लान क्या होगा कि कुछ साल में वो लॉक इन आपका, जब तक लॉक इन है तब तक आपका लॉक इन रहेगा, उसके बाद वो आप उसको मैच्योर कर पाएंगे। रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स, ये क्या करते हैं, पैसे आपसे लेते हैं, रियल एस्टेट के जो स्कीम्स होते हैं ना, जिसमें मान लीजिए फ्लैट्स आ रहे हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज आ रही है, उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स वगैरह आते हैं उसमें ये पैसे लगाते हैं, और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेट्रो बन रहा है, रेल बन रहा है, उसमें जब पैसे की जरूरत होती है वो लोग ये सब फंडिंग करते हैं, और उस फंडिंग के बेसिस में उनको शेयर ऑफ रेवेन्यू मिलता है। मान लीजिए टोल है, टोल कलेक्ट हो रहा है, या मेट्रो है, तो उसमें आपका डेली रेंट जो आपसे रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसका शेयर ये लोग लेते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करना है तो करना कैसे है, देखिए सिंपल है, पैन नंबर और उसी के बेसिस पे KYC, ये दो चीज जरूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। हाउएवर लेस देन 50,000 में तो आप पैन भी जरूरत नहीं है, बस KYC आपकी बेसिक KYC होगी और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर साल में आप लेस देन 50,000 का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आपको पैन की भी जरूरत नहीं है। हाउएवर पैन तो आजकल सबके पास ही होता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा चीज ये है नहीं। और KYC नॉर्म्स हमने आगे पहले वाले चैप्टर्स में डिस्कस किया है, तो वहां पे देख लीजिएगा। इन्वेस्टिंग इन NFO, देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड अगर नया लिस्ट होने वाला है ना, उसको बोलते हैं NFO। जैसे हम लोग IPO पढ़े थे शेयर्स के लिए, तो NFO क्या होता है, न्यू फंड ऑफर, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि कोई भी मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया कि चलो ये नया इंडेक्स आ रहा है, मान लीजिए NSE का फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स आ रहा है, इस बेसिस पे एक फंड लॉन्च कर देते हैं, तो वो क्या हो गया, NFO हो गया। तो वो NFO में आपको पैसे लगाने हैं, तो आप जैसे IPO में बिडिंग वगैरह होती है वैसे आप कर लीजिए, इसे 5 दिन में आपको यूनिट्स एलोकेट हो जाते हैं, और इसकी एप्लीकेशन 15-20 दिन तक चलती रहती है। इसमें वैसा 3 दिन का 4 दिन का स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं है। अच्छा, ये तो कंटिन्यूअस ऑफर वगैरह ये सब ठीक है, वो सब देख लीजिएगा, कुछ है नहीं उसमें। स्टॉक एक्सचेंज चैनल, अब देखिए 2 प्लेटफॉर्म है इंडिया में, NSE का भी एक है और BSE का स्टार MF है। इंडिया में सबसे पॉपुलर आज के डेट में स्टार MF है। ये क्या करते हैं, जैसे जितने भी ब्रोकर्स हैं, ज़ेरोधा का कॉइन हो गया या ग्रो ऐप हो गया, ये लोग, या कुबेरा हो गया, ये लोग क्या करते हैं, आप जो आपने अपने SIP का पैसा दिया, ये क्या करते हैं, उस इनके जो स्टार म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है BSE का, उस पर बाई ऑर्डर लगा देते हैं कि इतने यूनिट्स मुझे चाहिए, इतने यूनिट चाहिए मेरे को इस म्यूचुअल फंड के, क्योंकि मेरे को इतनी SIP आ गई है। तो वो लोग तो उतने रुपए का वो लगा देते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये उनके टोटल कलेक्ट हो गए हैं, तो वो पर्टिकुलर SIP में वो 10,000 रुपये का वो ऑर्डर मार देते हैं,
और जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उतना यूनिट उनको सेल कर देती है, वो यूनिट उनके डीमैट में चले जाते हैं, उनके डीमैट से वो आपके डीमैट में आ जाते हैं। ये हो गया स्टॉक एक्सचेंज चैनल। पेमेंट इंस्ट्रक्शन आइदर अपफ्रंट पेमेंट होता है, कैश चेक्स के थ्रू होते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। रिडेम्पशंस, देखिए रिडेम्पशंस का जैसे मैंने बताया, लिक्विड फंड्स वगैरह तो कुछ ऐसे हैं जो आधे घंटे पैसे दे देते हैं। रिलायंस लिक्विड फंड जो है, अगर आपने उसको डायरेक्ट बाई किया है तो वो आपको आधे घंटे पैसे दे देता है। आपने किसी एजेंट के थ्रू किया है तो एक दिन लग जाता है, बट डायरेक्ट आपने बाई किया है तो आपको आधे घंटे पैसे आ जाते हैं। आपके जैसे ईएलएसएस वगैरह हो गए तो वो 3 साल लॉक इन जब खत्म हो गया है उसके बाद आपके 3 दिन लगता है रिडेम्पशन में। जितने इक्विटी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं सब में 3 दिन लगते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में मैक्सिमम 2 दिन लगता है, बट मैक्सिमम इक्विटी वालों में ही 3 दिन 4 दिन का टाइम लगता है। बाकी उससे ज्यादा रिडेम्पशन टाइम मैंने तो नहीं देखा है। ऑल्दो हम 15 दिन का टाइमलाइन अलाउड है, बट यस यही रेंज है। अच्छा, आपने जो भी खरीदा है ना उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंस्टेंटली आपको आ जाता है मेल पे। कुछ लोग फिजिकल भी ऑप्ट करते हैं, बट मैक्सिमम आज के डेट में सब जगह मेल पे ही आता है, तो मेल पे ही लोग रिसीव कर लेते हैं। अच्छा, यूनिट इन डीमैट फॉर्म आज के डेट में देखिए 2 तरीका है रखने का म्यूचुअल फंड। एक तो फोलियो में रहता है और एक होता है डीमैट में। तो डीमैट मतलब जैसे आपके शेयर्स जैसे होते हैं वैसे ही आपके यूनिट्स आपके डीमैट में डाल दिए जाते हैं। और फोलियो क्या हो गया, फोलियो बेसिकली हो गया अगर आपने डायरेक्ट खरीदा है आपके जो कंसर्न एएमसी है उसके वेबसाइट से, तो वो फोलियो में मैनेज करते हैं उसको। और जो आपने अपने ब्रोकर के थ्रू या अपने स्टार एमएफ वगैरह का जो प्लेटफॉर्म है, आपका ब्रोकर अगर उसके थ्रू खरीद के आपको देता है तो वो डीमैट में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का हम लोग डिस्कस कर ही लिया था कि वो ट्रेल कमीशन उसको मिलता है, ऊपर हमने जो डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का, वही चीज है वो। सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन, देखिए एसआईपी वर्ड ना सबने सुना होगा, मुझे कुछ समझाने की उसमें जरूरत नहीं है। हाउएवर मैं एक चीज समझा देता हूँ, जैसे कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं इंडिया में, जैसे ज़ेरोधा कॉइन है, वो वीकली एसआईपी भी अलाउ करता है। मतलब आपके हर वीक वो पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और उस पैसे का वो हर वीक पैसे खरीद लेगा। और कुछ लोग का क्या होता है, जैसे मंथली सैलरी मुझे आती है मान लीजिए मंथ के लास्ट डेट पे, तो मैंने क्या डिसाइड किया, मंथ के लास्ट डेट पे सैलरी आती है तो 1 तारीख को मैं एसआईपी लगा देता हूँ, ताकि पैसे मेरे वहां से निकल जाए तो मेरी सेविंग भी हो जाए और मैं कुछ खर्चा भी ना करूँ। मेरे तो पैसे रहेंगे तो मैं वेस्ट कर दूंगा, तो वो 1 तारीख को एसआईपी का पैसा दे देते हैं। ये हो गया। तो मैक्स इसीलिए इंडिया में एसआईपी इतना ज्यादा पॉपुलर है। जितने लोग सैलरी क्लास है ना, मैक्सिमम लोग एसआईपी प्रेफर करते हैं, तो ताकि एसआईपी में पैसे जाते रहें। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या हो गया, देखिए अब मान लीजिए आपको पैसे आपको हर महीने चाहिए थोड़े थोड़े, तो आपका प्लान आपने ले लिया वैसा जिसमें हर महीने आपको पैसे वो यूनिट्स रिडीम कर करके, मान लीजिए आपने बोला मेरे को 5,000 रुपये चाहिए हर महीने, तो वो उतने यूनिट्स भेज देगा उस मंथ जितने में उसको 5,000 रुपये वो आपको दे पाए। तो ये हो गया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, देखिए ट्रांसफर प्लान बेसिकली क्या हुआ कि टाइम टू टाइम वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, मतलब एक स्कीम से दूसरे स्कीम में वो पैसे शिफ्ट कर देगा। अगर आपने बोला कि नहीं मेरे को ये पर्टिकुलर डेट तक ये स्कीम में रहना है, उसके बाद मेरे को दूसरे स्कीम में चले जाना है, 1 साल बाद मैं फिर तीसरे स्कीम में जाऊंगा, तो वो हो गया सिस्टमैटिक ट्रांसफर। और ये स्विचेस बेसिकली कुछ नहीं है, आपने एक यूनिट एक तरह का स्कीम खरीदा था, आपने बेचा, दूसरा स्कीम आपने खरीद लिया उसी पैसे से, ये हो गया स्विचेस। अब म्यूचुअल फंड इंफॉर्मेशन देखिए, जो डिटेल्स आते हैं वो सब आपको पढ़ लेना चाहिए, यही बेसिकली वहां कहा हुआ है। अब बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, होल्डिंग, डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। टैक्स एफिशिएंसी ये भी हमने डिस्कस किया है। टैक्स बेसिकली क्या हो गया कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ना 10 से 20% ही टैक्स लगता है, नॉर्मल अर्निंग्स में उससे ज़्यादा टैक्स लगती है। प्लस इसमें जो आपने प्रॉफिट कमाया है उस पर टैक्स लगेगा। अगर आपने 10,000 का स्कीम 12,000 में बेचा है तो 2,000 रुपये में आपको हो सकता है 10% टैक्स लग जाए। लिक्विडिटी का तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, फ्लेक्सिबिलिटी भी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। कॉस्ट एंड फिक्स देखिए एकदम मिनिमल कॉस्टिंग है, तो उसमें ज़्यादा सोचने की चीज़ नहीं है। और लिमिटेड कंट्रोल, इसमें कैसे समझाएं, आपने सिर्फ पैसे दिए हैं, डिसीजन तो कोई और ही ले रहा है। तो जब डिसीजन कोई और ले रहा है ना, तो हमेशा उस पर डिपेंडेंसी बन जाती है।
और इसमें डायरेक्ट ओनरशिप नहीं होती, इनडायरेक्ट ओनरशिप होती है। तो ये चैप्टर आज यहीं हम खत्म करते हैं।